हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे इस कोरोना पैंडेमिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर एज अ पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड। कि पहले हम बात करेंगे भाई क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता है, और फिर हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड आखिर होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या माइनर एक पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई माइनर आखिर होता क्या है, माइनर आखिर कौन होता है, किसको कहेंगे कि वो माइनर है। तो देखो, ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, बस वो माइनर है। ठीक है, समझ आई माइनर किसको कहेंगे। जिसकी एज 18 से कम होगी बस वो माइनर है। 18 ईयर्स का या 18 ईयर्स से ज्यादा वाला मेजर होगा, माइनर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब देखो, एक माइनर जो है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता है। इंडिया का ये लॉ कहता है कि एक माइनर के साथ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया है किसी माइनर के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और आपको फ्यूचर में लॉस होगा उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता है। अगर फॉर्म कर भी लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या वो माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो, वो पार्टनर नहीं बन सकता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, ऐसे पर्संस जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लायक ही ना हो, यानी कि जो इस एबल ही ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सके, बस वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो माइनर भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, बस वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन होल्ड ऑन, यहां रुकना पड़ेगा आप लोगों को। भाई इंडियन पार्टनरशिप का सेक्शन 30 क्या कहता है कि ये तो साफ कहता है कि भाई माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता है, बट अ माइनर, देखो यहां लिखा है मैंने, बट अ माइनर कैन बी मेड अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। यानी कि एक माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री तो नहीं ले सकता है सीधा सीधा, लेकिन हां उसको पार्टनर बनाया जा सकता है अगर उस पार्टनरशिप फर्म के पहले से ही बने हुए पार्टनर्स अगर अपनी कंसेंट दे दें, हाँ बोल दें ठीक है भाई इसको पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर दो, और वो जो माइनर होगा केवल प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बनेगा, लॉस में उसका कोई शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि एक माइनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता है। मींस कि उसका फुल फ्लेज का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉफिट भी लेगा तो लॉस भी लेना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, ये होता है फुल फ्लेज का मतलब। और यहां पर क्या कह रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि भाई देखो, जो एक माइनर है वो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए पार्टनर बन सकता है अगर उस पार्टनरशिप फर्म के बाकी पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें कि हाँ ठीक है हम इसको प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे और इससे लॉस का कोई भी हिस्सा नहीं मांगेंगे। अगर कंसेंट दे देंगे तो भाई माइनर पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बात करते हैं कि भाई एक माइनर की क्या राइट्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब वो माइनर जो है पार्टनर बन गया, जब वो पार्टनर बना फॉर्म के अंदर, उस टाइम पे उसकी क्या राइट्स हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उस फॉर्म को लेकर। तो उसके जो राइट्स हैं, उसका जो पहला राइट आता है भाई, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड असेट। देखो साफ लिखा हुआ है वहां पे कि उसको प्रॉफिट और असेट में हिस्सा लेने का राइट होता है, लेकिन लॉस के मामले में कोई उससे बात नहीं करेगा कि तुमको लॉस का हिस्सा लेना पड़ेगा। कोई उसको बोल नहीं सकता, केवल प्रॉफिट के लिए आया है, वो प्रॉफिट और असेट के लिए आया है तो उसको प्रॉफिट और असेट में हिस्सा लेने का पूरा पूरा हक और राइट होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब वो जो माइनर है वो उस पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो ये सब देख सकता है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा
कि भाई एक माइनर को बुक्स ऑफ अकाउंट देखने की तो परमिशन होती है कि भाई तुम देख सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन ऐसे बुक्स नहीं देख सकता है जिसमें उस फर्म के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, कुछ गुप्त जो इंफॉर्मेशन, गुप्त सूचनाएं हो फर्म के बारे में, वो बातें वो नहीं देख सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट राइट टू फाइल सूट। भाई वो जो माइनर है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो फर्म के बाकी पार्टनर्स के ऊपर सूट यानी कि केस कर दे। ठीक है, केस किस लिए? अपने प्रॉफिट और असेट के अंदर शेयर लेने के लिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए वो केस कर सकता है बाकी पार्टनर्स के ऊपर। लेकिन यहां पर भाई एक बात और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक वो माइनर फर्म के अंदर पार्टनर है तब तक केस नहीं कर सकता है। वो केस केवल तब कर सकता है जब वो माइनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म से रिजाइन कर रहा हो, पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ रहा हो, उस वक्त पे अपना प्रॉफिट और असेट में शेयर लेने के लिए वो सूट कर सकता है बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट। ठीक है सर, फिर बात करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी ही होती है कि जितना उसने कैपिटल लगाया है उतने लिमिट तक ही उसकी लायबिलिटी होती है, यानी कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना कैपिटल लगाया उतनी उसकी लायबिलिटी, उससे ज्यादा लायबिलिटी उसकी नहीं होगी। हालांकि फर्म के बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, पिछले 2-3 वीडियो से आपको बताते आ रहा हूं, तो भाई आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भाई एक माइनर जब मेजर हो जाए, यानी कि मेजर होने पर उसकी क्या पोजीशन रहेगी फर्म के अंदर। तो इसमें भी दो बातें आती हैं। पहली बात कि अगर वो मेजर हो गया, मेजर मतलब 18 साल का हो गया, तो उस वक्त पे पहली बात यह आएगी कि अगर वो चाहता है कि भाई वो फर्म के अंदर पार्टनर बना रहे, उसने बोल दिया बाकी पार्टनर्स को देखो भाई मैं मेजर हो चुका हूं तो मैं चाहता हूं मैं अभी भी पार्टनर बना रहा हूं फर्म के अंदर, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर वो 18 साल का होते ही बोल दे देखो भाई अब मैं मेजर हो चुका हूं, अब मैं पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं रहना चाहता, ये हो गई दो बातें। ठीक है, पहली बात रहना चाहता है, दूसरी बात नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो सर पहली बात की बात करते हैं, तो यहां लिखा हुआ है व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन पार्टनर, तो उस वक्त पे जब वो चाहता है कि भाई फर्म के अंदर पार्टनर बना रहे तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। समझ आई बात? उसने बोल दिया भाई मैं मेजर हो चुका हूं और मैं पार्टनर बने रहना चाहता हूं, तो वैसे ही उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है सर, फिर बात करते हैं वो जो है उसको शेयर भी लेना पड़ेगा लॉस के अंदर। पहले क्या था, माइनर जब था वो तब उसको केवल प्रॉफिट में शेयर लेना था, लेकिन अब वो मेजर हो चुका है और उसने बोल भी दिया है कि भैया मैं जो हूं इस फर्म के अंदर पार्टनर बने रहना चाहता हूं, तो ठीक है भाई भुगतो, फिर अब तुमको लॉस में भी शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है सर, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म मेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ माइनॉरिटी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि जब वो माइनर था उस दौरान जो भी एक्शन लिए गए थे फर्म के द्वारा, उन सभी एक्शन के लिए वो माइनर जो अब मेजर बन चुका है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और कैसे होगा, आज 18 साल का हुआ है तो जब से वो पार्टनरशिप फॉर्म में आया था, मान लो वो 15 साल की उम्र में आया था पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो 15 साल की एज से लेकर 18 साल की एज तक जो भी उसके फॉर्म के अंदर एक्शन लिए गए उन सभी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, समझ आई बात? अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जब वो बोल दे कि भैया मैं पार्टनर नहीं रहूंगा आज के बाद इस फॉर्म के अंदर क्योंकि मैं अब मेजर हो चुका हूं, तो उसमें क्या क्या बातें होंगी। पहली बात, हिज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, तो उसकी जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइनर वाली वो रहेंगी। कब तक रहेंगी? जब तक एक पब्लिक नोटिस वो ना दे दे कि भाई मैं अब पार्टनर नहीं हूं इस फर्म के अंदर, उस डेट तक उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेंगी। कौन सी राइट और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो भैया ये वाली जो भी आपको मैंने ऊपर पढ़ाई थी राइट्स, ठीक है, कि जब वो माइनर था तब क्या राइट्स थे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो उसकी तब तक रहेंगी जब तक वो बोल ना दे कि मैं अब पार्टनर नहीं हूं। और कैसे बोलेगा? पब्लिक नोटिस के थ्रू बोलेगा। ठीक है सर, फिर बात करते हैं ही विल नॉट बी
रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। अब वो जो है उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, अब इसके बाद उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। फर्म कुछ भी करे, कोई भी एक्शन ले, उससे उसको कोई मतलब नहीं है और ना ही उन एक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है सर, फिर बात करते हैं ही हैज द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स फॉर डिमांडिंग अ शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड असेट्स। सर उसके पास प्रॉपर पूरे अच्छे वाला राइट होता है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि उसका राइट होता है कि वो बाकी पार्टनर्स के ऊपर सूट फाइल कर दे। किस लिए? ताकि वो अपना प्रॉफिट और असेट के अंदर शेयर मांग सके। ठीक है, तो इसके लिए वो केस फाइल कर सकता है। अब यहां पर एक छोटा सा आपको नोट लिखना पड़ेगा कि भाई तो माइनर है, अगर वो पार्टनर बने रहना चाहता है, ठीक है, और पार्टनर नहीं बने रहना चाहता है, ठीक है, दोनों ही केस में उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं पार्टनर बने रहूंगा या नहीं बने रहूंगा। ठीक है, दोनों ही केस में उसको पब्लिक में नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पब्लिक को कि मैं पार्टनर हूं अब कि नहीं हूं। ठीक है, अगर उसने नोटिस नहीं दिया पब्लिक में तो भाई कंसीडर कर लेंगे कि भाई वो पार्टनर है और उसने पूरी तरीके से पार्टनर चुन लिया है। अब उसकी नॉर्मल पार्टनर की तरह ही लायबिलिटी होगी और उसको लॉस में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। मतलब वही बात जो ये वाली थी, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, समझ आई बात? सर फिर बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। सर पार्टनरशिप डीड आखिर होती क्या है? सर पार्टनरशिप डीड का मतलब है इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो स्पेसिफाई करता हो टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि एक पार्टनरशिप को गवर्न करती हैं, कि जिसके बेस पर एक पार्टनरशिप फॉर्म चलने वाली है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो वो होता है पार्टनरशिप डीड, यानी कि इसके अंदर वो सारी बातें लिखी होती हैं जो नेसेसरी होती हैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। लाइक कि कौन कौन से पार्टनर हैं, कौन कौन कितना कैपिटल लगा रहा है, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस बियर करेगा, किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, और लाइक बहुत से ऐसी बातें नेसेसरी जो होती हैं वो लिखी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो इंक्लूड करी जानी चाहिए एक पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो यहाँ पे टोटल 16 बातें हैं, 16 पॉइंट्स हैं। वो 16 पॉइंट्स को हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है जो एक पार्टनरशिप डीड के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहली बात, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपका जो भी फर्म है उसका नेम बताना पड़ेगा आपको। नेम कुछ सोचोगे ना, कुछ तो नाम रखोगे, वो नाम आपको रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। और उसका एड्रेस क्या है आपकी फर्म का, ये दो बातें आपकी पहले आ गई, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ठीक है, और जो नेम है फर्म का ये बिल्कुल वैसे का वैसा नहीं होना चाहिए जैसे किसी और फर्म का है। यानी कि कोई फर्म पहले से एग्जिस्ट कर रही है लाइक एबीसी लिमिटेड, तो आप अपनी फर्म का नाम जो है एबीसी लिमिटेड नहीं रख सकते, क्योंकि भाई एक फर्म पहले से एग्जिस्ट कर रही है उस नेम से, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, उनको लगेगा कि आपका बिजनेस भी उसी फर्म का एक ब्रांच है। ठीक है, तो इसलिए नेम जो है अलग होने चाहिए, सिमिलर भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही डिफरेंट नेम होना चाहिए आपकी फर्म का। सर फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ दी पार्टनर। जो भी आपकी फर्म में पार्टनर है उन सबके नेम पार्टनरशिप डीड के अंदर होने चाहिए और उनके एड्रेस भी होने चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपकी पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है, लाइक आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप में आए हैं तो वो पार्टनरशिप तब तक वैलिड होता है जब तक आपका वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट ना हो जाए। तो यानी कि आपकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी आपके पार्टनरशिप की, यानी कि इस टाइप के पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, 6 महीने 10 महीने, कब तक आप रहेंगे पार्टनरशिप में। तो ये बात आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देनी चाहिए। जब मतलब जो पार्टनर्स हैं जब वो एग्री करते हैं बिजनेस चलाने के लिए, उस वक्त पे वो डिसाइड करेंगे भाई कितने टाइम के लिए हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो वो सारी बातें वो मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है सर, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस। आप सबने डिसाइड किया, आप सब पार्टनर बन चुके हैं, आपने डिसाइड किया हम इस टाइप का बिजनेस करेंगे, तो आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं
उसका नेचर आपको बताना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, और उसका स्कोप बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का स्कोप क्या है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। लाइक पार्टनर ए कितना कैपिटल लेके आ रहा है, पार्टनर बी कितना कैपिटल लेके आएगा, और पार्टनर सी कितना कैपिटल लेके आएगा। तो ये सारी बातें आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखनी होंगी, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कि आप लोगों ने डिसाइड क्या करा है, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे भाई, किस रेशियो में लॉस बांटोगे, वो आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करोगे कि भाई हम लोग इस रेशियो में 1:1 की रेशियो में बांटेंगे, या 2:3 की रेशियो में बांटेंगे, या 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करोगे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। और यहां पर एक बात और नोट कर लो, ये जरूरी नहीं है कि आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसी के हिसाब से आपकी रेशियो भी होगी। हो सकता है किसी का स्किल अच्छा हो, कोई अच्छे तरीके से बिजनेस हैंडल करना जानता हो, तो उसके हिसाब से भी रेशियो डिसाइड होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कैपिटल के हिसाब से रेशियो डिसाइड होगी, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर रेशियो डिसाइड होती है। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अब देखो एक फर्म के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर अपना पूरा टाइम, पूरा स्किल लगा रहे हैं अच्छे मैनर में अपने बिजनेस को सक्सेस दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टनर होते हैं अपना ज्यादा टाइम भी लगाते हैं, अपनी स्किल का भी यूज करते हैं फर्म को सक्सेस दिलाने के लिए, तो उन पार्टनर का भी कुछ हक बनता है, उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाना चाहिए कि भाई वो अपना इतना अच्छा टाइम लगा रहे हैं बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, तो उनका कुछ राइट बनता है। लाइक इनको कमीशन देना चाहिए या उनको सैलरी देनी चाहिए। तो ये सब जो है आपको अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना होगा कि अगर फ्यूचर में कोई पार्टनर ज्यादा टाइम लगाएगा, ज्यादा स्किल अपना यूज कर रहा है बिजनेस को सक्सेस दिलाने के लिए, तो भाई उसको हम कमीशन देंगे, उसको सैलरी भी दे सकते हैं, या तो कमीशन देंगे या सैलरी देंगे, या दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। आपको अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बात भी मेंशन करनी होगी कि क्या आपकी पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को लोन दे सकती है या किसी पार्टनर से लोन ले सकती है कि नहीं, और अगर दे सकती है लोन तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी लोन, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप फर्म जो है लोन ले सकती है किसी पार्टनर से तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। सर फिर बात करते हैं नेक्स्ट में ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आप पार्टनर हैं, आप अपने बिजनेस के कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल सकते हैं, तो वो होती है ड्राइंग्स। तो ये भी आपको मेंशन करना होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर कि कौन सा पार्टनर कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और वो जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म चार्ज करने वाली है, ठीक है। तो ये बात भी आपको मेंशन करनी होगी पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपकी पार्टनरशिप फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको किस मैनर में प्रिपेयर करा जाए, जो फाइनल बुक्स हैं उसको कैसे बनाया जाए, ये भी आपको मेंशन करना होगा कि कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करने वाले हैं फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि आपकी बुक्स का ऑडिट किस मेथड के द्वारा होगा, किस मेथड से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करा जाएगा और ऑडिटर्स कौन लोग होंगे, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो सर नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, कि भाई किस पार्टनर के कितने राइट हैं, किस पार्टनर की कितनी ड्यूटी बनती है, किस पार्टनर की कितनी लायबिलिटी है, ये तीनों ही बातें आपको अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करके रखना होगा पहले से ही, ताकि फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। सर जो एडमिशन होता है किसी पार्टनर का या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अगर वहां पे कुछ स्पेशल प्रोविजन है जिसके अंतर्गत आप लोग जो है किसी
पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं या जिसके अनुसार जो है कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो वो स्पेशल प्रोविजन भी आपको मेंशन करना होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपकी फर्म की गुडविल यानी कि रेप्यूटेशन कि एक तरीके से वैल्यूएशन करते हैं मनी की टर्म्स के अंदर, उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन किस मेथड से करा जाना है, वो मेथड भी आपको पहले से ही मेंशन करना होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब हम गुडविल को भाई वैल्यूएट क्यों करते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर इसका यूज होता है, यानी कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस टाइम पे इसका अच्छा खासा यूज होता है। अगर कोई रिटायर हो रहा है उस टाइम पर भी इसका यूज होता है गुडविल की वैल्यूएशन का। सर फिर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किस कारण से होगी, कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो डिसॉल्व हो सकती है, वो भी सर्कमस्टेंसेस आपको मेंशन करने होंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेसर। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे फर्म के बाकी पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। अब वो दो ऑप्शन कौन कौन से हैं तो उसको आप समझो यहां पर। तो देखो, लाइक जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका नाम है डी। ठीक है, अब डी मरा, डी की डेथ हुई तो बाकी पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन कि डी का जो भी कैपिटल अमाउंट था, कैपिटल अमाउंट जो है पे कर दो भाई, कैपिटल अमाउंट की पेमेंट कर दो। किसको पेमेंट करनी है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पे कर दो, या फिर अमाउंट को अपने फॉर्म के अंदर ही रख लो, कैप दी अमाउंट। ठीक है, दो ऑप्शन है। पहला तो यही कि जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो डी है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके कैपिटल का अमाउंट दे दो और जो भी बनता है, प्रॉफिट में हिस्सा उसका बनता था, गुडविल में हिस्सा बनता था, वो भी पे कर दो। ठीक है, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन कि भाई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट ना करके कैपिटल अमाउंट, प्रॉफिट वगैरह की, उसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपने फर्म के अंदर पार्टनर बना लो। ये दो ऑप्शन है। ठीक है, तो अब बात आती है सर जो कैपिटल का अमाउंट था वो तो फर्म वालों ने रख लिया, जो पार्टनर्स उन्होंने रख लिया अपनी फर्म के अंदर, वो कैपिटल का अमाउंट का क्या हुआ, तो जो कैपिटल का अमाउंट था डिसीज्ड पार्टनर का, अब वो कैपिटल किसका बन गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कैपिटल अमाउंट बन गया, जो कि अब फर्म के अंदर पार्टनर है। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। कि इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर फ्यूचर के अंदर अगर कोई पार्टनर किसी रूल की वायलेशन करता है, किसी रूल की मतलब कि कुछ गड़बड़ी करता है, उस केस में उसको क्या सजा दी जानी चाहिए, वो भी उसको मेंशन करना होगा अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16 के 16 पॉइंट जो एक पार्टनरशिप डीड के अंदर आने ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ आए होंगे। और भाई अगर समझ आया है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ में भाई कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा है। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस करो, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को गेट कर सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस।